ओके कई बार चीज़ें लिखी होती हैं आपके लिए। फॉर एग्जांपल जब हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए थे तो लगा था कि काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रहा वो, लेकिन उसकी वजह से हमको एक्चुअली हमारा बेस्ट मैच विनर मिल गया, वरना तब तक मोहम्मद शमी नहीं खेल रहे थे। सोचो, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि कल क्या सोच के हमने शामी को बेंच किया हुआ था, जिस तरीके की शामी बॉलिंग कर रहा है। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ मैं जो मुझे सीट्स मिली थी वो बिल्कुल ठीक पवेलियन के बिल्कुल एकदम पास में थी। तो मैं शमी का जो बॉलिंग है ना वो मैं देख रहा था, वो जो निकलती है ना शमी के हाथ से बॉल, इतना एकदम सेम जिस हिसाब से निकल रही थी ना, अलग ही वो, मतलब एक मज़ा आ रहा था। एक वैसे नॉर्मली हमको मज़ा आता है जब बैट्समैन चौके छक्के मारते हैं ना, जब शमी बॉलिंग कर रहे होते हैं ना एकदम से, इवन बुमराह फॉर दैट मैटर। अच्छा कल एक और बहुत अच्छी चीज़ हुई, कल हमारे बाकी सारे बॉलर्स का ऑफ डे था, वो बुमराह नहीं चले, सिराज नहीं चले, सिराज तो बहुत ऑफ कलर थे कल, कल जडेजा ऑफ कलर थे कल, और कल मतलब कल तो जडेजा ने मतलब एक काफ़ी वो जो ओवरथ्रो दिया उससे भी लग रहा था कि कल उनका दिन नहीं था। तो एक तरीके से अच्छा हुआ कि किसी का ऑफ डे होना था तो कल ही हो गया वो। लेकिन मैं बस ये सोच रहा था कि अगर कल बाई चांस शमी भी अगर ऑफ कलर हो जाते ना तो मैच बहुत टफ हो जाता। एटलीस्ट एक प्लेयर इन कलर निकला, उसी से हमारा काम हो गया। लेकिन कल वो शानदार वो उन्होंने किया, और मैं सोच रहा था कि ये शायद हमारे लिए लिखा था कि एक प्लेयर इंजर्ड हुआ, शमी आए, और शमी का मेरे ख्याल से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना तो तय है। अगर वो फाइनल में हम बाई चांस अगर नहीं भी ओवर द लाइन हो पाए, वैसे तो हो जाने चाहिए, लेकिन आशीष कौन आना चाहिए फाइनल में आपके हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका? लगता तो ऑस्ट्रेलिया आएगी। हाँ नीरज जी आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है कोई भी है, अपने क्या अपन तो पहले अनाउंस कर चुके हैं कि किसको हराना है। ये बस ये है कि ऑब्वियसली हम लोग चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया नहीं, साउथ अफ्रीका में चाहूँगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया थोड़ी ऑन इट्स डे ना टफ हो जाती है। साउथ अफ्रीका फिर भी लगता है कि फाइनल है, चोक हो जाएगी, कुछ हो जाएगा ये, लेकिन थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से मोमेंटम पकड़ा ना पहले 2 मैच हारने के बाद, वो थोड़ा सा बस मुझे थोड़ा सा डराने वाला लग रहा है। खैर एनीवे इसकी बात करेंगे, और टीम इंडिया को ऑल द बेस्ट, और बस अब एक मैच और जीतना है, और अनबीटन रिकॉर्ड के साथ अगर वर्ल्ड कप जीतें तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अब आते हैं मार्केट पर, और अब मार्केट में आगे क्या करना है इस पर आते हैं। अर्निंग सीजन ओवर, अब मार्केट में चल रहा है एक दौर जिसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो रीशफलिंग, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अगर आप निफ्टी के मूव्स देखें इस मंथ के, और सबसे बड़ा मूवर क्या रहा, आयशर मोटर्स, करीब करीब 17% भागा आयशर मोटर्स। अगेन ये आपको बताता है कि जब नीजर का है मार्केट में तब अच्छी कंपनियों को क्यों लेना चाहिए। जब वो हार्ले और वो सब बजाज की ट्रायम्फ की बात हम कर रहे थे तो ये बात भी हुई थी कि ये नीजर के एक बार, उसके बाद देखते हैं इनका आयशर के नंबर्स पर कुछ फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, उसका लाउड एंड क्लियर आंसर दिया मार्केट ने। और ये देखिए इस महीने का मूव यहाँ पर पीपीसीएल में 12% की रैली, कोल इंडिया में 12% की रैली। तो क्लियरली एक जो चीज़ होती है कि मार्केट में पोजीशनिंग अपनी जगह है, लेकिन अच्छे नंबर्स के बाद मार्केट फाइनली रिवॉर्ड जरूर करता है। तो ये एक अच्छी चीज़ हो रही है यहाँ पर। और एक चीज़ मैं यहाँ पर फिर दोहराने वाला हूँ, क्योंकि हमने दिवाली वाले दिन सबसे कंसेंसस लिया था कि यहाँ से सिर्फ लार्ज कैप चलेंगे और अब मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं चलेंगे, एक्सेप्ट सिर्फ एक अतुल सूर्य जिनका व्यू कॉन्ट्रा था। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप ब्लैंकेट कॉल ना लेके मेरे को सारे मिड कैप से बाहर निकल जाना है। अच्छी क्वालिटी के मिड कैप और स्मॉल कैप में यहाँ से भी बहुत पैसा बनेगा, यहाँ से भी आपको ब्लैंकेट कॉल नहीं लेना है। उस राय से बिल्कुल बचें कि अब आप सारे मिड कैप स्मॉल कैप बेच दीजिए, नहीं वो नहीं करना है। आपको केयरफुल रहना है, कॉशियस रहना है, हमको हायर लेवल पर गलतियाँ नहीं करनी है, कचरा नहीं खरीदना है, कचरा साफ करना है। लेकिन मिड कैप का मतलब ये नहीं कि सारा मिड कैप खराब है, मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत अपॉर्चुनिटी है, और उसके लिए ब्लैंकेट कॉल ना ले वहाँ पर। और मैं तो ये कहूँगा कि अगले नेक्स्ट क्वार्टर तक पॉसिबल है कि मिड कैप फिर आउट परफॉर्म करें, ये पॉसिबल है कि मिड कैप स्मॉल कैप फिर आउट परफॉर्म करें। और निफ्टी ने एक बार अगर ऑल टाइम हाई निकाला जो कि जल्दी आना चाहिए, तो उसके बाद फिर एक फ्रेश एक्सपेंशन शुरू होगा। इस बार आपका 20,220, 300 निकला तो सीधा फिर 21,000 तक की जर्नी होगी, देखते हैं। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल पोर्टफोलियो रीशफलिंग हो रही है इस समय। मिड कैप स्मॉल कैप्स में अभी भी क्वालिटी पर फोकस करें, ऐसा नहीं कि पूरा एक कंसेंसस कॉल ले लें और पूरी तरह से एग्जिट कर जाए। चलिए अब आज के समीकरण पे लेकर आता हूं आपको। इन ग्रीन हल्के हरे निशान के साथ कल के अच्छे दिन के बाद 20-25 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, ऐसा गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है। आज ध्यान रखिएगा, निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी का दिन है। यूएस का पहले एशिया रख दीजिएगा, आज ऐसे ही मिला जुला कामकाज हो रहा है क्योंकि कल पूरे ग्लोब ने बहुत अच्छा ट्रेड एंजॉय कर रखा है। वो यूएस से अच्छा हमें हैंडओवर मिला था। यूएस में 500 पॉइंट या 2-2% इंडेक्स चला था, 500 पॉइंट डाउ ऊपर था, वो हैंडओवर बढ़िया था। उसके बाद एशिया भी झूमा था।
आज लार्जली कंसोलिडेशन टाइप की फीलिंग आपको एशिया की स्क्रीन्स देख के आएगी। पर एक अच्छी चीज ये है कि लार्जली वो बाजारों ने अपने गेन्स को इंटैक्ट रखा है। जैसे कि यूएस में कल बहुत अच्छे मूव, परसों बहुत अच्छे मूव्स के बाद कल भी किसी डाउ ने 0.5% और जोड़ दिया, किसी नैस्डैक ने 1/3% और जोड़ दिया, गवाया नहीं। तो ये अच्छी खबर थी। खैर, आज सुबह के फ्यूचर्स लेकिन थोड़ा सा प्रेशर में आ रहे हैं। हमने 7 बजे जब बातचीत करी थी, दिखाया था तो ये फ्यूचर्स फ्लैट थे। अब वो धीरे धीरे फ्यूचर्स 1/4 से 1/3% के दबाव की तरफ बढ़ रहा है। कुछ बैक टू बैक अच्छे सेशंस के बाद थोड़े से फ्यूचर्स ईज ऑफ हो रहे हैं, और ये रीजन है कि गिफ्ट निफ्टी थोड़ा बहुत, या एशिया थोड़ा बहुत, अब एशिया आपको काफी सारे मार्केट्स थोड़े से लाल में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। खैर, मूड मॉल है कैसा, क्या रीड करूं, क्या डेटा पॉइंट्स हैं, सेंटिमेंट है कैसे, हमारे लिए क्यूज कैसे, नीरज जी समझ लिया जाए। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मूड मॉल? मूड मॉल अच्छा है। यूएस में कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी समस्याएं वहाँ की जो रेट की और बॉन्ड की सब हल हो गई हैं। अब यही समस्या भी कह सकते हैं आप कि इतना ज़्यादा खुश हो गए हैं लोग कि उन्होंने पिछले 15 ट्रेडिंग सेशन में 10% को S&P चला दिया है। तो अब आप टेक्निकली ओवरबॉट में चले गए हैं। तो बीच बीच में ऐसे ही, जैसे अभी आप करें फ्यूचर थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, तो ये सब होता रहेगा ऊपर नीचे। अब लेकिन जो फंडामेंटल प्रॉब्लम थी कि रेट का क्या होगा, बॉन्ड का क्या होगा, इन्फ्लेशन का क्या होगा, एज ऑन डेट ऐसा लगता है कि वो कंट्रोल्ड है और वो इन प्लेस है जो आ रहा है। आगे कोई सरप्राइज आएगा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि यूएस मार्केट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए आप देखिए कोई बेसिक में तेजी है 97%, मतलब 500 में से आपके ज़्यादातर स्टॉक अगर 480-85 स्टॉक तेज़ी में है S&P के, तो फिर बड़ी बात है। और ये रैली 2 हिस्सों में देखिए आप। पहली शॉर्ट कवरिंग की रैली थी, पिछले 2 दिन से लॉन्ग बन रहे हैं जब से ये खबर आई कि अब इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा और रेट कट होगा। तो 2 स्ट्रेच की जो रैली चली है, इसमें बस यही एक कह सकते हैं कि ओवरबॉट जोन में, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है। कल टारगेट रिटेल कंपनी नतीजे ही बहुत अच्छे आए हैं। तो मुझे लगता है कि यूएस मार्केट उसी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। अब आपको किसी बड़े करेक्शन या फंडामेंटल चेंज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा कि कोई बड़ी चीज़ ऐसी आए जो आपको दिखे। अभी बीच में हो सकता है जब अब ये खबरें चलने लगे कि FI वाले घूमने जा रहे हैं, छुट्टियाँ हो रही दिसंबर की, ये सब छोटी मोटी चीज़ें होंगी, लेकिन बेसिक्स हमें लगता है ये इन प्लेस है। तो यूएस मार्केट में वो तेज़ी बनी है, वो कंटिन्यू रहने की पूरी संभावना है। दीजिए भाई, कोनो दिक्कत नहीं। यूएस में जो मोमेंटम पकड़ लिया है वो कंटिन्यू होने की संभावना है, और स्क्रीन बढ़िया थी। थोड़ा बहुत एब्रेशन आता रहेगा 2 दिनों के बैक टू बैक अच्छे सेशंस के बाद। हो सकता है थोड़े फ्यूचर्स हल्का बहुत ईज ऑफ हो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, कल सुबह बहुत खबरें थी, समय नहीं था और वो मार्केट इंपैक्टिंग था नहीं, पर चर्चा हुई थी इस प्लेटफॉर्म पे। वो क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़े फर्जी हैं। एसबीआई की एक रिसर्च, एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट है, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट रिकॉर्ड लोज 2.7। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। FY18 में 6.1% था, FY23 में वो 3.2% पे आ गया। और ये 6th एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का। यस, ये अंडर करेंट तो मैं इसी कल आपसे कह रहा था कि ये CMI को लेकर के डेटा खोलना है, विवाद चल रहे हैं। तो सौम्यकांति जी की एक रिपोर्ट है जो आई थी, एक्चुअली ट्यूसडे को आई थी, छुट्टी वाले दिन। उसमें यही दिखाया गया है कि आप तरीका गलत है आपका। 19 से 24 साल की एज में जो आप देखते हैं बेरोजगारी, दरअसल अभी जो लोग 24 साल तक ग्रेजुएशन करते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, तो उसको आप अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपने मैट्रिक्स बदलने चाहिए। अब इस पर बहुत डिबेट, बहुत अंग्रेजी अखबारों में और अंग्रेजी मीडियम डिस्कशन चल रहा है। पर ये दिखा रहा है हेल्थ, एक्चुअली हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी बहुत अच्छी है, बढ़िया है। चलिए, ये तो रही ग्लोब की कहानी और थोड़ा बहुत डोमेस्टिक तड़का उसमें एडेड है। लेकिन कल अच्छा सेशन था, कल वाकई बहुत अच्छा सेशन था। कल अच्छे समीकरणों के बीच में इंट्राडे चार्ट दिखाई गया निफ्टी का। गैप अप के साथ शुरुआत हुई क्योंकि यूएस के इक्विटीज में अच्छा उछाल था, हमारे और यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स कूल ऑफ हो रहे थे, सबका इंपैक्ट था। तेजी के साथ खुले, गैप अप के साथ गैप सस्टेन हुआ, और सेकेंड जो सेशन जब कल्मिनेट होने को आया तो और दरअसल मोमेंटम तूल पकड़ गया। तो लंबे कंसोलिडेशन 5-6 दिनों के बाद एक बहुत मीनिंगफुल ब्रेकआउट मिला है। ऐसे में पहले सेटअप समझा जाए, समीकरण क्या बदले कल के उस सेशन में, उसके बाद निफ्टी बैंक का अप्रोच कैसा लग रहा है। सेटअप आप क्या हुआ कल? सेटअप अच्छा है। सेटअप में एक चीज़ जो आज नोटिस करेंगे आप, अब तक क्या हो रहा था कि DIs FIs में नंबर्स DIs के ज़्यादा थे भले ही,
लेकिन फिर भी नेट इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग हो रही थी। कल इंस्टीट्यूशंस की नेट बाइंग है। DIIs ने 610 करोड़ बाय किए, FIIs ने 550 करोड़ बाय किए। तो बहुत समय के बाद हमने ये देखा है कि दोनों ने बाय किया है। FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में बाय किया 347 करोड़ और स्टॉक फ्यूचर्स में बाय किया 4731 करोड़। आशीष, आज प्रॉफिट बुकिंग का डे है, आज बाय करने का डे नहीं है, क्योंकि सारे आंकड़े पॉजिटिव हैं। आज जहां मार्केट खुले वहां अपने प्रॉफिट्स को आप बुक कर लीजिए, हाफ प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, विद द नॉलेज कि मार्केट यहां से भी चलेगा। देखिए, मैं बहुत अपने शब्दों को तोल के बोल रहा हूँ, विद द नॉलेज कि मार्केट यहां से भी चलेगा, लेकिन एक बार के लिए आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आज मार्केट आपको थोड़ा तंग करे, दोबारा री एंट्री करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशनिंग देखिए आप, कल लॉन्ग्स जुड़े हैं करीब 5,500 कॉन्ट्रैक्ट्स, अब 20% पर आ गए हम लॉन्ग्स में, और शॉर्ट्स भी हल्के से जुड़े 80% शॉर्ट पर हैं। और अब आप जरा वो लॉन्ग शॉर्ट दिखा दीजिए। जो मेरा व्यू है कि हम ऑल टाइम हाई पर जा रहे हैं वो इंटैक्ट है। जो मेरा व्यू है 19,800 की टारगेट और 44,500 टारगेट, वो इंटैक्ट है। फिर भी मैं क्यों कह रहा हूँ कि आज थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उसका कारण यही है कि अब सब कोई बाय करना चाह रहा है, तो इसके लिए मार्केट आपको एक शायद नॉक दे दे। कल तो खैर नॉक नहीं मिलना था, आज मिल सकता है क्योंकि आज एक्सपायरी है, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, इसके लिए आज एक नॉक मिल सकता है, उसमें पार्टिसिपेट करिए। पुट कॉल रेशो भी थोड़ा बढ़ गया, 1.20 पर आ गया वर्सेस 1, और बैन में भी एक और स्टॉक ऐड हो गया, हालांकि 2 स्टॉक बैन से बाहर निकले हैं। MCX ऐड हुआ है और मन्नपुरम और चंबल बाहर आ गए बैन से। तो सेटअप ओवरबॉट हो गया, एकदम से सेटअप जो है थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया जस्ट इन द नियर टर्म। अब देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं और अगर आपने वो ट्रेड लिया हुआ है 18,800 से या 19,000 से या 19,100 से, तो ये प्रॉफिट बुकिंग कॉल आपके लिए नहीं है। फिर आपको तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है कल के लो पर 19,579 पर। मैं बात कर रहा हूँ अगर आपने कल लिया है या आपने परसों लिया है और आप एक अच्छी रैली पे बैठे हैं, तो उसमें आपको आज अगर और 20-30 पॉइंट का गैप अप मिल रहा है, जबकि ग्लोबल क्यूज इफ़ी हैं, तो उसमें एक थोड़ा सा मौका मिलेगा आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का। ये बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन लोअर लेवल पे फिर वापस भी खरीदने का मौका मिलेगा, ये बात भी इंटैक्ट है। लेकिन क्योंकि चारों इंस्ट्रूमेंट में बाइंग हुई है, पुट कॉल रेशियो बढ़ा है, विक्स गिरा है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आज शायद हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग का दिन बन जाए, आज पॉसिबल है। तो ऐसे में फिर निफ्टी की सीधे चर्चा कर ली जाए। निफ्टी में कल सेकेंड हाफ में वो मोमेंटम और पिकअप हुआ, अपसाइड मोमेंटम और स्ट्रेंथन हुआ, वो चार्ट्स में दिख रहा है। सुबह चर्चा हुई थी कि आईटी गो टू पॉकेट होगा। आईटी इंडेक्स दिखाइएगा स्क्रीन पे। ये जो जाते जाते आखिरी के 1-1.5 घंटे में निफ्टी तूल पकड़ रहा था, एक रीजन आपके सामने, वो आईटी जाते जाते और तेजी तूल पकड़ी। इंडिविजुअल स्टॉक्स उठाइए, पांचों निफ्टी 50 में आईटी कॉन्स्टिट्यूएंट सब इसी तरह से आपको ऊपरी स्तरों पे क्लोज होते हुए नजर आएंगे। पूरा आईटी झूम रहा था, और एक अपने आप में सेक्टर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसने भी जाते जाते बढ़िया कंट्रीब्यूट कर दिया। पर ये सही है, कल बढ़िया गैप अप सस्टेन मोमेंटम और खिंचता चला गया, खड़ा एक्सपायरी का दिन। अब आप कह रहे हो थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकते हैं, तो मतलब हम क्या वॉच आउट करें, और फिर वो एंट्री री एंट्री वाला मौका कहाँ मिलना है, क्या देखूं? बिल्कुल। अच्छा, पहले मैं उस एक, कल बहुत लोगों ने पूछा कि वो जो लॉजिक क्या था, हमने कल आईटी डिजिटल स्पेस चुना था एज गो टू पॉकेट, और बिग स्टॉक्स में भी बिना किसी न्यूज़ के इन्फोज लिया था हमने। उसका रीज़न क्या था? और एक चीज़ है, आईटी इंडेक्स में कल आपने अगर खुलने के बाद भी लिया होता तो पैसा बना होता। निफ्टी बैंक निफ्टी में खुलने के बाद लेने पे ज़्यादा पैसा नहीं बना होता। अनफॉर्चुनेटली निफ्टी आईटी ट्रेड नहीं होता है, पहले ट्रेड होता था, अब ट्रेड नहीं होता है। एक मौका आ गया है कि उसको भी अब वापस रीइंट्रोड्यूस किया जाए। मुझे लगता है एनएससी करेगा उसको इंट्रोड्यूस। जो इस आईटी पे बिग कॉल लेने का कारण ये था कि आईटी में बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बने थे, ऑलमोस्ट 200 मूविंग एवरेज पे आ गया था, और जो न्यूज़ थी यूएस की इन्फ्लेशन की कोलैप्स होने की, उससे बॉन्ड यील्ड नीचे आने का, वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आईटी के लिए था। देखिए, आईटी के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव क्या होगा? अगर बॉन्ड यील्ड कोलैप्स होकर आपकी 4% के नीचे आ जाए, जिससे ये लगे कि अब रेट हाइक बिल्कुल नहीं होगा, उल्टा रेट कट होंगे, तो वैल्यूएशन के लिए पॉजिटिव होगा। और दूसरा, यूएस में रिसेशन ना आए, ये गोल्डीलॉक्स है। अगर ये हो गया ना कि यूएस में रिसेशन ना आए और ये बॉन्ड यील्ड जो 4.5 वाली आशीष, अगर वो 4 के नीचे चली गई ना, आईटी इंडेक्स यहाँ से 20% भागेगा, यहाँ से। ठीक है, तो इसके लिए वो बिग कॉल थी, और उसमें ऑब्वियसली हमने इन्फो इसलिए लिया था क्योंकि काफ़ी एक जोमेटो चल गया था, डिजिटल में सबसे अच्छा स्टॉक है, इसके लिए हमने इन्फोज लिया था। थोड़े से कल लकी भी रहे इस मामले में। खैर, निफ्टी में एक चीज़ है, वीकली एक्सपायरी आज है, बड़ी चाल कल ऑलरेडी आ चुकी है, और जैसा मैंने कहा कि आज ऑलरेडी सब ओवरबॉट लग रहा है मुझे। आज हो सकता है आशीष एक टिपिकल ऑप्शन राइटर्स डे हो, जो पिछले थर्सडे को भी हुआ था। आज टिपिकल ऑप्शन राइटर्स डे हो सकता है। उसमें रेंज क्या है आपकी? 19,585 टू 19,732। क्या कह रहा हूँ मैं, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं अब यहाँ पर
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप 19700 के आसपास, 19732 के आसपास आप थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कर लें। हम 19675 पर हैं, 9 हल्का सा गैप अप मिलेगा। तर्क संगत क्या है, 19700 से 19732 के बीच में आप थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कर लें। इस रेंज के बाहर जाने पे एक बड़ी ट्रेड भी मिलेगी, उसको भी हम अप्रोच करेंगे, लेकिन पहला रेजिस्टेंस है आपका 19732 ऑप्शंस के हिसाब से, और बड़ा रेजिस्टेंस है 19800 चार्ट के हिसाब से। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि 19730, 725, 720 जो भी जोन हो, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें। फिर आप वेट करें, इस ऑप्शन ट्रेडर की जो कॉल राइटर है ये अपनी पूरी ग्रिप में आएगा, ये कंफर्टेबल रहेगा आज यहाँ पर। और लोअर लेवल अगर आए आपको किसी भी तरीके से, अगर आपको 19585 के आसपास मिल जाए अगर किसी भी कारण से, तो फिर बाय बनेगा। 19800 के ऊपर हम निकले बाय द वे, तो फिर फ्रेश ऑल टाइम हाई। सपोर्ट जोन क्या है, बहुत छोटा सपोर्ट जोन है, 19575 टू 19585। ये कल का लो भी है, ऑप्शन बेस भी है। शॉर्ट बिल्कुल ना करें इस मार्केट में। ये जोन मिल जाए ना, अगर 19600 टू 700 मैंने बड़ा जोन लिया है वैसे, लेकिन जितना 19600 के पास आपको एंट्री मिल जाए ना, जितना पास एंट्री मिल जाए आपको, री एंट्री मिल जाए, वो बेस्ट होगा। और उसमें आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 19550 का। तो मेरी अप्रोच बहुत क्लियर है। अगर तो आप इस सीरीज़ के सुबह से शुरू से लॉन्ग है, तब तो कोई टेंशन नहीं है, आपको बस अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है कल के लो पर। अगर आप 1 या 2 दिन वाले लॉन्ग हैं, तो आज के गैप अप में प्रॉफिट बुक करके साइड में हो जाएं, और फिर लोअर लेवल पर फिर री एंट्री करें, और 19550, 580 उसके आसपास का स्टॉप लॉस लगा दें। और शॉर्ट बिल्कुल ना करें इस मार्केट में, इस चीज़ का ध्यान रखें। आज गैप अप पे ना लें, बिल्कुल भी आज गैप अप पे बिल्कुल ना लें, क्योंकि एक्सपायरी है। हो सकता है वो ट्रेड चल जाए, लेकिन वो रिस्क रिवॉर्ड आपके बहुत अगेंस्ट होगा, उसमें पूरी तरह से आपके अगेंस्ट स्टैक्ड अप होगा। अगर आज आपने गैप अप में आज ले लिया, तो फिर फंसने का रिस्क रहेगा। इंटरेस्टिंग। ये है निफ्टी का आज का अप्रोच। अब लाइए निफ्टी बैंक स्क्रीन पे। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा, जहां खुला वहीं दिन के हाईस थे 44,400 के। बंद होते होते हम 200 पॉइंट वहां से बिल्कुल ठंडे पड़ गए, जब निफ्टी, आईटी ये सब दिन के हाईस पे बंद हो रहे थे यहाँ पे। पर ठीक भी है, कल इनका एक्सपायरी का दिन था, अच्छा गैप अप मिला था, तो मुनाफा वसूली आई होगी। पर ये प्लेस्ड कैसे है, और इस पे हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगी? हाँ, निफ्टी बैंक थोड़ा सा, निफ्टी बैंक ने कल डिसअपॉइंट किया था। कल एक्चुअली निफ्टी बैंक ने तो कल एक्चुअली सेल ऑन रैली ट्रेड दिया निफ्टी बैंक ने। मतलब आप देखें तो हम डे लो के काफ़ी करीब बंद हुए थे। तो यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस ऑब्वियसली अब कल का हाई 44408, लेकिन ये बात हुई थी हमारी कि 44500 बड़ा रेजिस्टेंस है, और तो 44400 टू 500 में लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, कोई बुराई नहीं है। 44500 बड़ा रेजिस्टेंस कॉल ऑप्शन का बेस है यहाँ पर। 44500 निकला आशीष, तो 44700 आप बहुत जल्दी देखेंगे। 44500 के ऊपर अगर आप 15 मिनट भी बिता दिया आपने, तो सीधा 44700 फिर बैंक निफ्टी पर, जो एक जोन होगा प्रॉफिट बुक करने का। पहला सपोर्ट है आपका 44165 पर, कल का लो, हम उसके काफ़ी करीब हैं, लेकिन आज गैप अप हो रहा है, तो उसके लिए वो एक इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और दूसरा 44000, जो कि सबसे बड़ा पुट राइटर का जोन है। 44000 स्लिप होने लगा ना, तो फिर दिक्कत बढ़ेगी, लेकिन बाय जोन रहेगा आपका 44000 टू 44200, और एक स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 43800 का यहाँ पर बैंक निफ्टी में। ये हो गई निफ्टी की स्ट्रैटेजी, साथ में निफ्टी बैंक की रणनीति। हो गई भाई बड़ी चीजों की सारी तैयारी।